मुंबई में यदि आपको टिकना है तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। करीब 2000 से ज़्यादा मैं ऑडिशन दे चुका हूँ कि एक बार आप लॉन्च हो जाओगे, 2 बार लॉन्च हो जाओगे, लेकिन अगर आप में काबिलियत नहीं है, अगर विचारों की लड़ाई है तो विचारों से लड़ी जाए। एक अच्छा प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म बनाता है, उसकी फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंच भी नहीं पाएगी। हो चुका है, कंटेंट पे कोई काम कर ही नहीं रहा। मेरे जैसे एक्टर के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा राक्षस है। सम्मान उसको मिल रहा है जिसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। तो इन्फ्लुएंसर को एक्टर बना दिया जा रहा है, यूट्यूबर को एक्टर बना दिया। इंस्टाग्राम इक्वल टू एडल्ट साइट। मैं जीटीवी का एक सीरियल कर रहा हूँ, जाने अनजाने हम मिले। वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। वक्त इंसान को क्या से क्या बना दे, खुद इंसान को नहीं पता होता। एक वक्त हुआ था जब संदीप भोजक बीकानेर राजस्थान में ब्रांडेड जूतों की दुकान में बैठकर जूता बेचा करते थे, और आज वह बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने एक्टिंग हुनर का परचम लहरा रहे हैं। जब जूते की दुकान पर बैठकर जूता बेचते थे, तभी वह शौकिया थिएटर से जुड़कर नाटकों में अभिनय भी कर रहे थे। पर अचानक एक दिन उनके मन में फिल्मों में अभिनय करने का भाव जागा। बस दूसरे ही दिन उन्होंने जूते की दुकान पर पहुंचते ही सेल लगा दी। शाम होते होते सारे जूते बिक गए, दुकान खाली हो गई। दुकान बंद कर पिताजी के साथ ही अपनी पत्नी से इजाज़त लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। 2015 में वह मुंबई पहुंचे। मुंबई फिल्म नगरी में एक गैर फिल्मी परिवार के कलाकार को संघर्ष न करना पड़े, ऐसा अब तक तो नहीं हुआ। सो संदीप भोजक को भी मुंबई में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, पर उनकी मेहनत रंग लाई। सीरियल दिया और बाटी हम में छोटा कैरेक्टर निभाकर शुरू हुआ उनके अभिनय का सफर देखते ही देखते उड़ान भरने लगा। उन्हें इस सीरियल के बाद दूसरा सीरियल सौभाग्य लक्ष्मी के साथ ही चीनी फिल्म मांझला, राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही फिल्म बैतल ऑफ सारेगरी से लेकर हॉलीवुड फिल्म मुंबई होटल तक कई फिल्में मिल गईं। संदीप भोजक को लगा अब उनका संघर्ष खत्म, पर ऐसा कहाँ हो सकता था। नियति तो कुछ और ही खेल करने वाली थी। राजकुमार संतोषी की फिल्म बैतल ऑफ सारागरी 80% फिल्मा जाने के बाद बंद हो गई। संदीप को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें लगा कि अब तो नए सिरे से संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। पर एक माह के बाद ही राजकुमार संतोषी ने उन्हें बुलाकर 2 फिल्में गांधी गौर से एक युद्ध तथा बैड बॉयज दे दी। तो वहीं उन्हें कुछ सीरियल भी मिल गए। तब से वह लगातार काम करते जा रहे हैं, पर उनके मन की कुछ पीड़ाएं भी हैं। इन दिनों संदीप भोजक जीटीवी की सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भूमिका किरदार निभाते हुए शोहरत बटोर रहे हैं, और उनकी तमन्ना आगे चलकर बहुत कुछ करने की है। संदीप भोजक जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। संदीप जी, बताएं कि आपके घर में कला का कोई माहौल था जिसकी वजह से आपको लगा कि भाई मुझे भी अभिनय की जगत में जाना चाहिए? हाँ, ऐसा कभी मेरे परिवार से कभी कोई कला के क्षेत्र में, एक्टिंग लाइन में कोई भी नहीं आया, चाहे मेरे समाज में या मेरे गांव में। लेकिन मेरे पिताजी को, विनोद भोजक बीकानेर से हैं मेरे पिताजी, उनको गाने का बड़ा शौक था और वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। काफ़ी उन्होंने आकाशवाणी के लिए गाने भी गाए हैं। वाह जी। और उस वक्त हम जब छोटे थे तो रेडियो पे उनके गाने सुना करते थे, भजन गाया करते थे। और उसके बाद में आम दिनचर्या में शायद वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो जब मैंने एज एन एक्टर बनने का फैसला लिया तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया। आपने कहा कि जब आपने अभिनय को करियर बनाना चाहा तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया, लेकिन मैंने सुना आप तो जूते की दुकान कर रहे थे, ये क्या मामला था? हाँ, मैं करीब 2010 में मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने पहले मैं दिल्ली रहता था, फिर मैं बीकानेर आ गया था और वहाँ पे शूज़ की शॉप चलाता था। अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था। एंड जब मैं थिएटर कर रहा था तो थिएटर करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक मौका खुद को देना चाहिए एज एन एक्टर। तो एक दिन मैंने अपनी शूज़ की शॉप में सेल लगा दी थी
और पूरा स्टॉक क्लियर कर दिया था। जो भी चाहे 2000 का जूता है चाहे 5000 का जूता है, मैंने 200 रुपये में सेल लगा दी थी। तो 200 रुपये में सेल लगा दी तो पूरा स्टॉक सुबह से शाम तक में सारा क्लियर हो गया। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक जिम्मेवारी को कंप्लीट जब आप करेंगे तभी आप दूसरी तरफ बढ़ पाएंगे। तो बीकानेर में जो आप थिएटर कर रहे थे, किस ग्रुप के साथ थे, कौन कौन से थिएटर किए थे आपने? मैंने वहाँ पे विपिन जी पुरोहित हैं, उनके सानिध्य में प्ले किया था मैंने। 2 प्ले किए थे मैंने, ऐसो चतुर सुजान, और एक डायरेक्टर है मुकेश सेवक, उनके साथ में मैंने प्ले किया था मंगल पांडे। तो उनके करीब मंगल पांडे के मैंने 3 शोज़ किए थे और ऐसो चतुर सुजान के हमने 5 शोज़ किए थे, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। हाँ, फिर उसके बाद में मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है, मुझे मुंबई जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं मुंबई आ गया। तो जब आपने मुंबई आने का फैसला किया तो मुंबई में क्या आपके पहले से कोई जान पहचान थी किसी से? किस तरह आपके दिमाग में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कुछ? नहीं, ऐसी कोई यहाँ पे जान पहचान नहीं थी, मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन ये था कि जाना है। और मुझे मेरे कुछ थिएटर के दोस्त हैं जो यहाँ पे मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला, आकर के उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऑडिशन देने होते हैं और साथ ही साथ आपको ऑडिशन दोगे तो आपको काम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आया, रुका, पहले तो 2-3 दिन एक दोस्त के यहाँ रुका था, उसके बाद में मैंने पीजी में रूम ले लिया था। तब मैं आकर के वर्सोवा में करीब 10-15 दिन पीजी में रहा था, फिर उसके बाद मैं विरार शिफ्ट हो गया था। जी। तो किस समय आप बम्बई पहुँचे और किस तरह का संघर्ष रहा आपका? संघर्ष यूँ कहा जाए कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था। 2015 में मैं यहाँ मुंबई आया था और बहुत ज़मीनी शुरुआत मैंने की थी, ना किसी से जान पहचान ना कुछ और। रोज़ करीब 8 से 10 ऑडिशन देने पड़ रहे हैं, सुबह से लेके रात तक। साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी मैं थिएटर कर रहा था, ABSS थिएटर ग्रुप है अंधेरी में, राजेंद्र तिवारी जी गुरु जी हैं, उनके साथ मैं सीख भी रहा था। और सुबह उस वक्त मेरा विरार में रहना होता था, तो सुबह 6 बजे यहाँ से निकलता था विरार से, और 7-8 बजे अंधेरी पहुँच करके 8 से 12 बजे तक क्लासेस होती थी। फिर दिन में क्लासेस होने के बाद मैं ऑडिशन देने के लिए निकलता था। दिन भर करीब 7 से 8 ऑडिशन देने के बाद में रात को 8-9 बजे जब फ्री होते थे तो फिर 10 बजे यहाँ से अंधेरी से निकलते थे, 11-12 बजे घर पहुँचते थे। फिर घर जा कर के खाना बनाते थे, खाना बना करके 1:30-2 बजे सोना, और फिर सुबह 6 बजे उठ करके वापस। तो ये रोज का डेली का शेड्यूल होता था। तो पहली सफलता कब मिली, मतलब पहला सीरियल या पहली फिल्म कैसे मिली, कब मिला? पहला सीरियल मुझे मुंबई आने के करीब 3 से 4 महीने बाद एक छोटा सा किरदार था, मुझे मिला था। दिया बाती और हम सीरियल मैं कर रहा था 2015 में। 2015 अगस्त में मुझे ये सीरियल मिल गया था। 3 दिन का काम था, एक ज़्यादा तो बजट नहीं था, लेकिन एक अच्छा खासा जो मिलता है आर्टिस्ट को, वो बजट मिला था और 3 दिन का काम था। तो वहाँ से मुझे एक सपोर्ट मिला खुद के लिए कि मैं कर सकता हूँ। दिया बातें और हम करने के बाद फिर आगे करियर कैसे बढ़ा, उस सीरियल से आपको क्या फायदा हुआ? सीरियल ये करने के बाद में मुझे एक और सीरियल मिला था, सौभाग्य लक्ष्मी। उसमें करीब 1 से 1.5 महीने का काम मिला था मुझे, और वो बहुत अच्छा सीरियल था। सब नए ही कलाकार थे, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन का वो सीरियल था। तो वहाँ से मुझे एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल गया वो सीरियल के बाद। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुंबई में यदि आपको टिकना है तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पीछे एक बैकअप प्लान ना हो तो एज एन एक्टर बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे सर्वाइवल करना, क्योंकि आपको अपना रेंट भी देना है, आपको अपना
जिम भी मेंटेन करना है, आपको अपना डाइट भी मेंटेन करना है, तो सारी चीज़ें आपको, और दूसरी कोई इनकम सोर्स थी नहीं, क्योंकि मैं अपना बिजनेस जो था वो बंद करके आया था, जहाँ से मेरी आजीविका चल रही थी। तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर, मैं इसी पे ही डिपेंडेंट था। तो मेरे लिए ये सीरियल ने मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है मुंबई में रहने के लिए। फिल्मों से मुझे खास लगाव है, क्योंकि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो फिल्में हैं, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में मुझे अपने पेमेंट ही नहीं मिले, और जहाँ मिला वो इतना ना के बराबर था कि जिससे कुछ हो ही नहीं सकता। तो सवाल अच्छी बात, फिर कौन सा सीरियल मिला था? सौभाग्य लक्ष्मी सीरियल किया, उसके बाद में मुझे सीरियल मिला था शक्ति। शक्ति सीरियल किया, उसके बाद में मैंने परमोता श्री कृष्णा सीरियल किया। तो सीरियल में लगातार काम मिलता रहा, और मेरी साथ ही साथ में फिल्मों के लिए ऑडिशन भी देता रहता था। तो पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मैंने की थी बैटल ऑफ सारागढ़ी, जो 2016 में मुझे मिली थी। एंड उसमें मैंने बहुत बड़े डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी जी, और मेरे लिए मतलब इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। लीजेंडरी डायरेक्टर है, इतनी अच्छी फिल्में बनाई है, और मेरे लिए तो वो मतलब एक यूं कह सकते हैं कि सपना सच होने जैसी बात थी। और उस फिल्म के लिए करीब मैंने 2 से 2.5 साल दाढ़ी बढ़ा के रखा, और दूसरा कुछ काम किया नहीं। एक फिल्म की थी उसके बीच में, राम राज्य, वो फिल्म की शूटिंग हमने रांची में की थी, रांची में, बोकारो में और मुंबई में। लेकिन 2-2.5 साल हमने वो फिल्म का, उसका प्री प्रोडक्शन चलता रहा, शूटिंग हमने करीब 22 दिन गंगानगर में की। उसके बाद में 2019 में केसरी फिल्म रिलीज़ हो गई। रिलीज़ होने के बाद हमारी फिल्म जो है वो बंद हो गई। तो राजकुमार संतोषी ने आपको सारागढ़ी के लिए कैसे साइन किया था, क्या प्रोसेस हुआ था? उसके लिए मैंने ऑडिशन दिए थे। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, वहाँ पे जाकर के मैं ऑडिशन दिया था। फिर सर को मेरा काम पसंद आया था, एंड देन ही कास्टेड मी फॉर दैट कैरेक्टर। और उसका, जब वो फिल्म में मैंने जो काम किया था तो उस काम को बहुत सराहा था। हालांकि वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि फिल्म कंप्लीट ही नहीं हो पाई, लेकिन उसकी वजह से सर ने मुझे गांधी गोडसे में भी काम दिया, बैड बॉय में भी काम दिया, बिकॉज ही इज़ ए वेरी, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसे डायरेक्टर बहुत कम हैं जो सिनेमा में एक ज़मीनी तौर पे काम करते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग, उनका डायरेक्शन, एक एक चीज़, वो एक किरदार को पूर्ण रूप से जीने का मौका देते हैं। एक आर्टिस्ट को मौका देते हैं कि भैया आप किस तरह से करना चाहते हैं, और आपको उस कैरेक्टर की तह तक पहुंचा देते हैं। तो ये उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो राजकुमार संतोषी जो फिल्म थी गांधी वर्सेस गोडसे है, उसमें क्या किरदार था आपका? मेरा उसमें जेलर अमोद राय का किरदार था। तो सर ने जब मुझे बुलाया उस फिल्म के लिए कि संदीप मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और आप बहुत अच्छे एक्टर हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी काम करो। एंड देन ही टोल्ड मी टू गेन माई वेट, कि आपको 1947 की फिल्म है, तो इसमें जेलर अमोद राय का किरदार है, तो आपको अपना वेट बढ़ाना होगा, मूछें बढ़ानी होगी। तो मैंने अपनी मूछें बढ़ाई थी, और करीब 20 किलो तक मैंने वजन उस फिल्म के लिए बढ़ाया था। और उसके बाद में बैड बॉय जो फिल्म थी, वो भी सर ने इसके जस्ट बाद में शुरू की थी। तो मुझे बोला था कि इसमें कैरेक्टर है एटम बम, जो नेगेटिव किरदार था, और कॉलेज बॉय का किरदार था। तो उसमें उन्होंने बोला कि इसमें अगर तुम करना चाहते हो तो एक ही शर्त है, अगर तुम वेट लॉस कर सकते हो 1.5 महीने के अंदर, एकदम कॉलेज बॉय वाले लुक में आ सकते हो, तो तुम ये किरदार तुम्हारा है। तो फिर मैंने करीब 1.5 महीने में 18 किलो वेट लॉस किया था उस कैरेक्टर के लिए। बैड बॉय जो फिल्म बनी थी वो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और प्रोड्यूसर की बेटी को लॉन्च करने के लिए बनी थी। आपको नहीं लगता कि इस ढंग की जब फिल्में बनती हैं तो उसमें बाकी कलाकारों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो एक हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री का, जहाँ पे हमें थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरी एक जर्नी है। शायद मेरे फादर भी अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होते तो मुझे वो जो स्ट्रगल मैंने 10 साल किया है वो शायद मुझे ना करना पड़ता। मुझे उस भीड़ का
क्योंकि मैंने इतने ऑडिशन दिए हैं, करीब 2000 से ज़्यादा मैं ऑडिशन दे चुका हूँ, जिसके लिए मुझे कभी रिस्पांस आया ही नहीं। जो मुझे काम मिला, वो जिन्होंने मेरा काम देखा उन्होंने मुझे ज़रूर काम दिया, लेकिन उस भीड़ को, लाखों लोगों की भीड़ को क्रॉस कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा है। तो ये थोड़ा बहुत दुख तो होता है ये सब चीज़ें देख करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी एक यात्रा कर रहा हूँ और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे जो भी है ठीक है। लोग बोलते हैं कि लॉन्च होते हैं, शायद मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भी अपनी फिल्म बना करके लॉन्च कर पाता खुद को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप लॉन्च हो जाओगे, 2 बार लॉन्च हो जाओगे, लेकिन अगर आप में काबिलियत नहीं है तो फिर लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। और यदि आप में काबिलियत है तो आप ज़रूर अपने शिखर तक पहुंचोगे। ऐसे मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनको देख करके मैं मोटिवेट होता हूं, और आज के टाइम में वो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, जिनमें से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ऐसे एक्टरों को जब मैं उस मुकाम तक पहुंचे हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूं, उस मुकाम तक। इरफान खान साहब, तो इन्होंने अपनी जगह बनाई, तो आपको निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एट द लास्ट जो आपका कैरेक्टर है, आपका काम है, वही बोलता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके फादर डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं। लेकिन जब सारागरी जैसी फिल्में बंद हो जाती हैं, जिसमें आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप 2 साल दाढ़ी बढ़ा कर रखते हैं, तब क्या फील होता है? सच बताऊं, मैं 3 दिन तक रोया था, बहुत रोया था, और आंसू रुक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं तो एज एन एक्टर, मेरे लिए ठीक है 2 से 2.5 साल का एक वक्त था, लेकिन एक डायरेक्टर जो करीब 10 साल से उस फिल्म को जी रहा है, जिसने उस फिल्म को लिखा है, और उसके पास कोई बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, इस वजह से उसकी फिल्म बंद हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। से वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मेरे लिए वो बहुत पेनफुल मोमेंट था, लेकिन एट द लास्ट दिस इज जर्नी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो इन फ्यूचर वो फिल्म जल्दी शुरू होगी। गांधी वर्सेस गोडसे जो फिल्म थी राजकुमार संतोषी की, इस फिल्म में कहीं ना कहीं गोडसे को भी कुछ हद तक गांधीवादी बताया गया कि वो गांधी के विचारों से सहमत था, कुछ चीज़ों से वो सहमत नहीं था। लेकिन पूरी फिल्म करने के बाद आपके गांधी जी के बीच, जेल और गांधी जी की भी कुछ बातचीत होती है उसमें, फिल्म में। जी, आपके दिमाग में क्या बात उभर कर आई? सर मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने अहिंसा का एक रास्ता हमको दिखाया। मैं देखता हूँ अपने आसपास आज हमारे देश में एक नफरत सी फैली हुई है, पता नहीं किस बात की नफरत है। वो कौन फैला रहा है, वो कौन कर रहा है, मुझे नहीं पता। एट द लास्ट पीस इज द ओनली आंसर। हम बात तो युद्ध की करते हैं, लेकिन युद्ध के बाद की शांति, क्या आप वो देखना चाहते हैं? क्या लोगों के अंदर वो हो गया है? भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के फोन पे दिन भर सिर्फ इसी तरह की चीजें चलती रहती है। क्यों? क्यों हेट्रेड? किस बात की हेट्रेड? क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? एक नफरत क्यों फैलाई जा रही है? सर मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, एक छोटी सी कंट्री है सिंगापुर जी। वो आज से करीब 30-40 साल पहले कहीं नक्शे में मौजूद भी नहीं थी। लोग गरीब मजदूर थे, अलग अलग धर्मों के लोग वहां रहते थे। एक व्यक्ति, एक अच्छा नेता कितना जरूरी होता है, वो वहां के जो प्रधानमंत्री थे, जब ब्रिटिश वहां से छोड़ करके गए, उन्होंने अपने देश में
धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ाया और उन्होंने सोसाइटीज बनाई जिसमें बोला गया कि सभी धर्मों के लोग उस सोसाइटी में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदू एक जगह रह रहे हैं, मुस्लिम एक जगह रह रहे हैं। उन्होंने ये नियम बनाया कि भैया एक सोसाइटी में एक घर हिंदू का होगा, एक मुस्लिम का होगा, एक सिख का होगा, एक इसका होगा, ताकि लोगों के बीच में एक वो सामंजस्य पैदा हो, दोस्ती पैदा हो। क्योंकि एट द लास्ट पीस इज द ओनली आंसर। और आज सिंगापुर जीडीपी में सबसे ऊपर है। Correct. तो एक अच्छा नेता होना बहुत जरूरी है। हेट्रेड इज नॉट द आंसर। तो मैं अपने आसपास जब देखता हूँ, हाँ हम बात कर रहे थे गांधी गोडसे फिल्म की, तो गांधी गोडसे जो फिल्म है उसमें 15 मिनट हमारा हिस्ट्री है और उसके बाद में एक डायरेक्टर और राइटर ने एक बताया है कि अगर ऐसा हुआ होता तो कैसा होता। मान लीजिए अगर गांधी जी बच जाते तो कैसा हुआ होता, क्योंकि वो जरूर 100% वो गोडसे से मिलने जाते हैं। वो मिलने जाते और वो जाकर के उससे पूछते, भैया तूने मुझे गोली क्यों मारी, क्यों मारी? तो मैं उन सवालों का जवाब तुझसे चाहता हूं। तो वहां पे उनके बीच में वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है। तो गोडसे को पता चलता है कि भैया गांधी जी भी गलत नहीं थे, गांधी जी भी गलत नहीं थे। हाँ उनके फैसले कुछ गलत थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी रियलाइज होता है कि उसने जो गलत किया, किसी को गोली मारना, वो गलत है। Correct. आपकी मेरे से लड़ाई है, अगर विचारों की लड़ाई है तो विचारों से लड़ी जाए, आप उसमें गोली नहीं मार सकते। तो हेट्रेड जो है आपके अंदर, उसको खत्म करना चाहिए। जो नफरत है उसको खत्म करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। तो ये गोडसे ने भी वहां पे उस फिल्म में राइटर ने, डायरेक्टर ने वो दिखाने की कोशिश की। तो शायद उससे कुछ लोग खुश नहीं थे, एक तबका जो है वो उससे खुश नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम दूर होते जा रहे हैं उन चीजों से। क्या वजह रही कि इस फिल्म को जो सफलता मिली थी नहीं मिल पाई? हमने फिल्म सर रिलीज की थी एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ में। बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो हमारी फिल्म का पीएनए सर पीवीआर कर रहा था, जिसके सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल है। हमारी फिल्म को स्क्रीन ही नहीं मिली सर, स्क्रीन ही नहीं मिली। हम लड़ते रहे, मैं बोलता रहा भैया फिल्म तो लगाओ, एक स्क्रीन तो लगाओ। मेरा होम टाउन है सर बीकानेर। मैंने वहां पे जो थिएटर के मालिक हैं उनसे बात की। मैंने कहा हमें मेरी फिल्म की एक शो तो एटलीस्ट आप लगाइए, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सब लोग वो फिल्म देखना चाहते हैं। उनका मेरे को जवाब था कि संदीप, अगर हमने एक शो भी आपकी फिल्म का लगा दिया तो ये फिल्म हमसे ले ली जाएगी और उसके बाद सारी फिल्में हमसे ले लेंगे ये लोग। आई वाज शॉक्ड। एक छोटी फिल्म की कोई औकात नहीं है सर। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी सिनेमा में कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, ये फिल्म, लेकिन एक छोटे बजट की फिल्म अगर बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाता है, बड़ा कॉर्पोरेट बनाता है, तो वो फिल्म रातों रात कलेक्शन कर लेगी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म बनाता है, उसकी फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंचनी भी नहीं पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये एक बहुत दुख होता है सर कि अच्छी फिल्मों को रिलीज ही नहीं हो पाती है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरी फिल्म मैंने राम राज्य जो की थी, उसको भी करीब 30 से 40 स्क्रीन मिली थी, जबकि वो फिल्म 200-250 स्क्रीन में कम से कम रिलीज होनी चाहिए थी। आपके शो नहीं मिलते हैं, आपके शो सुबह 10 बजे के, 11 बजे के डाल दिए जाते हैं। तो नहीं तो 10-12 साल का जो आपका अनुभव है, आपको क्या समझ, ये कॉर्पोरेट हमारे सिनेमा को बर्बाद कर रहा है या हमारे प्रोड्यूसर्स अंधे हो गए हैं, क्या है? सर जहां तक मुझे लगता है, एक ग्रामर हमने, एक लाइन हमने पढ़ी थी, कंटेंट इज द किंग।
कंटेंट इज द किंग। उसको सब लोग भूल चुके हैं, हर इंसान भूल चुका है। कंटेंट पे कोई काम कर ही नहीं रहा। इस एक्टर को ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए, इतने में बनाएंगे, इतने में बेच देंगे, तो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो जिस दिन ये प्रोजेक्ट बनना बंद हो जाएंगे ना, कहानी पे काम शुरू हो जाएगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्में वापस ऊपर आ पाएगी। और जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे, जो छोटी फिल्में बनती थी पहले, आज एक फिल्म 200 करोड़ की बन रही है, 500 करोड़ की बन रही है। एक बड़े एक्टर को पूरी फीस मिल जाती है, हमें पेमेंट तक नहीं मिल पाता है। हम घूमते रहते हैं 6-6 महीने तक, साल भर तक। एक छोटा आर्टिस्ट जो है वो भटकता रहता है प्रोड्यूसर के पीछे, उनको पेमेंट तक क्लियर नहीं होता है। और छोटे बजट की जो फिल्में पहले बनती थी, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वो फिल्में बनना ही बंद हो गई है। दूसरा, शायद लोग कहते हैं कि ओटीटी, लेकिन ओटीटी के आने के बाद में शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वक्त लगा था कि शायद ओटीटी की वजह से एक बूम आ गया है, हमें प्रोड्यूसर को एक सपोर्ट हो गया है, लेकिन अब वो भी ऐसा लग रहा है कि ओटीटी ने भी बोल दिया है कि भैया आप पहले जाकर के थिएटर में फिल्में रिलीज करो, उसके बाद में हम लोग लेंगे। तो वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिनेमा घरों की टिकटें ही सर, एक आम आदमी अगर सिनेमा घर में जाता है अपनी फैमिली के साथ, तो 5 से 10 हजार रुपए का खर्च आ जाता है। तो इतनी महंगी टिकटें, इतना महंगा खाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे एक सरकार को बाउंडेशन लगाना चाहिए कि इतनी ही टिकट हो सकती है और इससे ज्यादा का आप बेच नहीं सकते। लेकिन एक और समस्या है, जब पुष्पा जैसी फिल्म रिलीज होती है, टिकट के दाम और बढ़ा दिए जाए तब भी वो हिट हो जाती है। तो इसका मतलब बाकी जो हिंदी की हमारी फिल्में बन रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ नहीं है जो दर्शक देखना चाहते हैं। सर, मैंने जैसे बताया कि पुष्पा जैसी फिल्में हिट हो रही है, केजीएफ जैसी फिल्म हिट हो रही है। पहले हफ्ते उसका एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ, बॉलीवुड फिल्म के साथ वो रिलीज हुई थी केजीएफ, लेकिन धीरे धीरे उसने स्पीड पकड़ी और उसका फिर पार्ट 2 बना, बहुत महंगी फिल्म बनी है। तो यहाँ पर उस तरह का सिनेमा परोसा ही नहीं जा रहा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में कंफ्यूज हो गए हैं कि किस तरह का सिनेमा बनाना है, क्योंकि अभी साउथ की मोस्ट ऑफ दी जितनी भी बॉलीवुड में हिट फिल्में रही है, वो साउथ की कॉपीज रही है। तो आपके पास इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं हमारे पास, लेकिन उनको आप मौका नहीं देते हैं। और सबसे बुरी हालत हमारी इंडस्ट्री में जो है, मुझे ऐसा लगता है एक राइटर की है। हॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज्यादा फीस जो होती है वो राइटर की होती है जी। डायरेक्टर से ज्यादा सम्मान राइटर्स को दिया जाता है। हमारे यहाँ बेचारे राइटर, पेमेंट तो छोड़िए सर, उनको ऐसा पेमेंट दिया जाता है जो शायद मुझे लगता है कि उससे ज्यादा तो एक स्पॉट बॉय का पेमेंट होगा। जो सबसे लाइट मैन और स्पॉट बॉय का जो पेमेंट होता है, उसके आसपास राइटर्स का पेमेंट होता है। कई बार ये मैंने अपने आसपास देखा है जी। तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो यदि आप किसी से उसका दिल ले रहे हो, उसकी जान ले रहे हो, तो आपको उसमें उसके मुकाबले आप उसको पे करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो दुर्दशा आपको देखने को मिल ही रही है। दूसरा एक और मुद्दा है सोशल मीडिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया सिनेमा को फायदा दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया से सिनेमा को नुकसान हो रहा है। आप क्या मानते हैं? सर, सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे एक्टर के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा राक्षस है। क्यों? हम 10 साल मेहनत करके, थिएटर करके, क्राफ्ट को सीख करके, समझ करके आते हैं, और मेरे सामने एक ऐसा बंदा कास्ट होता है जिसने 1 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, वो वायरल हो चुका है, और उसके बाद मेरे से 50 गुना ज्यादा पेमेंट पे उसको साइन किया जाता है, एज ए लीड उसको लिया जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके फॉलोवर हैं। हमसे बहुत बार कास्टिंग डायरेक्टर के फोन आते हैं, अपना इंस्टाग्राम भेजिए, आपके फॉलोवर कितने हैं? फॉलोवर के हिसाब से कास्टिंग हो रही है सर। वो ये नहीं देखते हैं कि आपका लुक कैसा है, आप उस लुक में जा रहे हैं, आपका ऑडिशन कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमें आज भी वो पेमेंट नहीं मिलता है जो एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को मिल रहा है। वो हमारे सामने महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं। सर 10 साल हो गया, मुश्किल होता है कभी कभी फ्लैट का रेंट दे पाना भी। तो बुरा लगता है कि हम क्राफ्ट सीख करके आए हैं, उस सिनेमा में काम कर रहे हैं जहां पे एक एक्टर को सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन सम्मान उसको मिल रहा है जिसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। हमसे वो रील नहीं बनाई जाती, हमसे नहीं होता। कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत, एक आधा डाल भी देते हैं, लेकिन हम उस चीज के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो इन्फ्लुएंसर को एक्टर बना दिया जा रहा है, यूट्यूबर को एक्टर बना दिया जा रहा है। आपके फॉलोवर कितने हैं, फॉलोवर के हिसाब से कास्टिंग हो रही है। दिस इज वेरी वेरी बैड। हम क्राफ्ट सीख के आए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो फॉलोवर्स का मसला है ये भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी, ये सब फेक है? ये तो सबको पता है। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर के 40 मिलियन 50 मिलियन फॉलोवर। सर मनोज वाजपेयी जो इतने सालों से काम कर रहा है, उसके 1 मिलियन फॉलोवर है और उसके 50 मिलियन फॉलोवर है। तो ये तो आप खुद अंतर समझिए ना, ये आप अंतर खुद समझिए कि 50 मिलियन उसके फॉलोवर है। हमारे देश की जनता नहीं है इतने कौन लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, और उस हिसाब से उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फेक है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद उनको उसी हिसाब से पे किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने नग्नता पे उतर आए हैं, कपड़े उतार उतार के वीडियोस डाल रहे हैं। दुख होता है सर, और कुछ नहीं है, दुख होता है ये सब देख करके। 50 मिलियन इनके फॉलोवर है सर। अगर इनकी फिल्म लग जाए ना, एक शो में अगर आपको 10,000 लोग दिख जाए ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा सर। 10,000 लोग देखने नहीं जाएंगे, 50 मिलियन इनके फॉलोवर हैं, इनके नाम पे कोई शो नहीं चलेगा, क्योंकि एक्टिंग नहीं आती, क्राफ्ट नहीं सीखा है। बस सिर्फ फॉलोवर होने की वजह से उनको कास्ट कर लिया जाता है, उनको लीड दे दिया जाता है। सभी को पता है फेक है, लेकिन भीड़ जुटा पाना और भीड़ आपको देखती है। सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाली में लौट रहे हैं, उनको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक अलग ही दिशा में जा रहा है। हम क्या दिखाना चाहते हैं? हमारा काम है कि हम समाज को कुछ अच्छा दें, लेकिन फैक्ट ये है सर, इंस्टाग्राम पे जिस तरह से नग्नता परोसी जा रही है, वो बहुत बुरा माहौल है। छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं इस तरह के। मैं दिन भर इंस्टाग्राम देखता हूं तो एक एडल्ट साइट की तरह हो गया है वो। इंस्टाग्राम इक्वल टू एडल्ट साइट। बहुत बुरी हालत में, एक बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। चलिए हम आपके करियर की बात करते हैं। गांधी गोडसे के बाद फिर क्या फायदा हुआ था इस फिल्म से और करियर कैसे आगे बढ़ा? सर गांधी गोडसे फिल्म से मुझे एज एन एक्टर एक अच्छी पहचान मिली और लोगों ने मेरे काम को काफ़ी सराहा। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। अभी रिसेंटली मैं GTV का एक सीरियल कर रहा हूँ, जाने अनजाने हम मिले, उसमें मेरा भौमिक का किरदार है। और 2 अभी बड़ी फिल्में अभी मैंने कंप्लीट की है, वो अभी इस साल या नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जाएगी। एक फिल्म इसी साल होगी, दूसरी फिल्म अभी अगस्त में रिलीज होनी थी, वो अभी थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो गई है। तो एज एन एक्टर मुझे काफ़ी लोगों ने मेरा काम सराहा, देखा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। सीरियल जाने अनजाने हम मिले क्या है, और इस थोड़ा सा करेक्टर के बारे में विस्तार से बताएं। ये GTV पे 9:30 बजे सीरियल आता है और प्रोड्यूसर हैं सोनल कक्कड़ और गोल्डी बहल। सोनल मैम ने मुझे ये सीरियल के लिए बुलाया था, ऑडिशन में दे के आया, उनको मेरा किरदार बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल, उन्होंने मुझे किरदार दिया। मुझे नेगेटिव किरदार करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव किरदार है और काफ़ी अच्छे शेड्स हैं उसके। जो हीरो है राघव का जो कैरेक्टर कर रहे हैं भरत अहलावत, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हम और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग टीवी पे, सिनेमा पे देखने को मिलती है और उसके साथ मैं हमेशा हर पोजीशन में
खड़ा रहता हूँ, जहाँ पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, सब लोग उसके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तो एक मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो उसके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है। हालांकि हीरोइन का जो किरदार निभा रही है आयुषी खुराना, रीत का किरदार जो निभा रही है, वो भी उसके साथ है, लेकिन हीरो हीरोइन के बीच में नोक-झोंक चलती रहती है। लेकिन एक मेरा किरदार ऐसा है उस सीरियल में जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है हर कंडीशन में। आपने कहा आप 2 फिल्में कर रहे हैं, कौन सी फिल्म सबसे पहले रिलीज होगी? तो किस तरह की फिल्म है वो? सर, एक फिल्म मैंने अभी कंप्लीट की है, लव स्टोरी ऑफ 90s। बहुत अच्छी फिल्म है, उसका हमने मनाली में और देहरादून में शूट किया। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं अमित सर, और हमने उसमें लीड हीरो है अध्ययन सुमन, और मिस यूनिवर्स दिविता राय वो उसमें हीरोइन है, और अक्षय आनंद सर है, नीलू कोहली है, और काफ़ी सब नए एक्टर्स हैं उसमें। और बहुत अच्छा मेरा किरदार है, नेगेटिव और कॉमेडी उसमें आपको देखने को मिलेगा। हीरोइन के भाई का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कहानी के बारे में मैं इतना अभी नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन बहुत जल्दी आपको फिल्म देखने को मिलेगी। और दूसरी जो मैंने फिल्म की है उसका जिक्र मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत अच्छा मेरा किरदार है। हिस्टोरिकल फिल्म है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और बहुत जल्दी वो फिल्म आपको देखने को मिलेगी। चलिए, मुझे बताया कि बीकानेर से मुंबई तो आ गए आप, संघर्ष भी कर लिया, कुछ सफलता भी मिल गई। अब आगे क्या नजर आ रहा है आपको? सच कहूँ तो सर, कभी कभी हताश होता हूँ आसपास का माहौल देख करके। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, ऑडिशन, नेपोटिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। दुख होता है, लेकिन अपने काम पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है कि मैं 100% सक्सेसफुल होऊंगा, ये मुझे पता है। सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर रहेगा, और शायद मेरा काम जिन्होंने देखा है वो मुझे काम देंगे आगे, और मुझे पहचान इस इंडस्ट्री ने दी है, तो मैं कभी इसके बारे में गलत तो बोल ही नहीं सकता। बस दुख होता है कि जो आसपास की चीज़ें देखता हूँ, और मुझे मेरी जो सोल है वो यहीं पे आके कंप्लीट होती है। मैं अपने आप को सिर्फ कैमरा के सामने देख करके ही जिंदा महसूस करता हूँ। मेरी सोल ये कैमरा के सामने है, और इसके अलावा मैं अब जिंदगी में शायद दूसरा कुछ कर नहीं पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे किरदार मुझे मिले और एक अच्छा पेमेंट मिले, जिससे मैं अपनी आजीविका चला सकूं। मुझे कोई वो नहीं है कि मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी गाड़ियां हो, बहुत बड़े मेरे बंगलो हो। एक छोटा अच्छा फ्लैट हो जिसमें मैं रह सकूं, मेरी फैमिली आराम से रह सके और मेरी आजीविका चलती रहे। और इस सिनेमा को मैं अपनी तरफ से क्या अच्छा दे सकता हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट मैं लिख भी रहा हूँ, एज एन राइटर भी मैं काम करता रहता हूँ, तो लिखने का काम भी मैं करता रहता हूँ। डायरेक्शन में भी किसी को असिस्ट करता रहता हूँ। अभी एज एन डायरेक्टर मैंने 3 म्यूजिक वीडियोस भी किए। वेरी गुड। और एज एन राइटर भी करीब 2 कहानियाँ मैंने अभी कंप्लीट की है। वो भी बहुत जल्दी शायद मौका मिलेगा तो मैं अपना एक अलग सिनेमा बनाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूँ सर, समाज में सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है। नग्नता परोसी जा रही है, गालियां चल रही है, आप कुछ भी दिखा रहे हैं। सिनेमा समाज का एक अहम हिस्सा है। किताबों में हमने पढ़ा है, देखा है, कई फिल्मों से देश में सरकारें बदल गई। लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है सिनेमा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सिनेमा के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें समाज को दे सकें। तो
आसपास चीज़ें देखता हूँ तो दुख महसूस होता है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिग्रेड होने का ये एक अहम कारण भी बनता जा रहा है। आपके पिताजी गायक हैं, आपके मन में नहीं होता कि कभी कुछ गाया जाए? सर मेरी आवाज़ शायद मुझे लगता नहीं है मैं उतनी अच्छी है, लेकिन एज एन एक्टर काफ़ी वेरिएशन में लाने की कोशिश करता हूँ। सिंगर बनने का मुझे कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन हाँ अगर मेरी पिच पे कोई म्यूज़िक डायरेक्टर काम करेगा तो शायद, जैसे बच्चन साहब भी गाते हैं, तो मैं भी कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा। आज तक कभी कोशिश की नहीं मैंने। तो आपको नहीं लगता जो आपने फिल्में मैंने कहानियाँ लिखी उनकी लघु फिल्में बनाई हैं? नहीं, मैंने शॉर्ट फिल्में बनाई है, 2 शॉर्ट फिल्में मैंने बनाई थी। जो अभी लास्ट प्रैंक मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिसमें मैं प्रोड्यूसर भी था और एक्टर भी था। वो हॉटस्टार पे भी रिलीज़ हुई, यूट्यूब पे भी रिलीज़ हुई और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया। क्या नाम बता आपने? द लास्ट प्रैंक। द लास्ट। उसमें मैंने जोकर का किरदार निभाया था। बहुत ही अच्छी कहानी थी और मैं उस तरह का एक किरदार करना चाहता था। तो वो फिल्म मैंने खुद ही बनाई थी, प्रोड्यूस भी की थी और उसके अलावा मैंने 2 छोटी-छोटी शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं। लेकिन अब ओटीटीज़ ने भी शॉर्ट फिल्में लेना बंद कर दिया है। तो धीरे-धीरे यूट्यूब एक अच्छा माध्यम बनता जा रहा है जी। और यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी फिल्में जो हैं, वेब सीरीज़ हैं, अब एक नया मार्केट यूट्यूब खुलता जा रहा है। तो शायद मैं इन फ्यूचर यूट्यूब के लिए भी कुछ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको नहीं लगता जब तक कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक स्थितियाँ सुधरेंगी नहीं? यूट्यूब पर भी या कंटेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो यूट्यूब पर भी वही हालत हो जाएगी जो ओटीटी की हो गई। सर कंटेंट इज द किंग, ये तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपनी कहानियों पे काम नहीं करेंगे, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की जब फिल्म रिलीज होती है और फ्लॉप होती है और वो थिएटर में प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो उसका नुकसान किसी और को नहीं, हम एक्टरों को झेलना पड़ता है। पहले सर 500 करोड़ में 50 फिल्में बन रही थी और हमें 50 फिल्मों में काम करने का मौका मिलता था। 50 जगह पे अलग अलग टेक्नीशियन को मौका मिलता था। तो वो जब फिल्म फ्लॉप होती है तो उससे एक पूरा तबका नीचे आता है। तो आप अगर कहानी, जो आपकी सोल है, जो आपकी नींव है, उस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पूरी बिल्डिंग गिरना लाजमी है। आपको अपनी नींव मजबूत रखनी होगी। आप सिर्फ एक एक्टर के भरोसे पे 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की फिल्म नहीं बना सकते। आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। आपको अपने राइटर्स को अच्छा पे करना होगा, उनको सहूलियत देनी होगी। पहले राइटर्स 3-3 महीने, 4-4 महीने पहाड़ों में रहते थे, प्रोड्यूसर उनको पैसे देते थे कि भैया आप जाइए और वहां पे बैठिए, हमारे लिए कहानी लिखिए। आज बेचारा राइटर घर में बैठा हुआ और उसके ऊपर फोर्स प्रेशर रहता है, जल्दी से कहानी भेजो, जल्दी से भेजो। और फिर उसके बाद में जो कहानी वो भेजता है उसमें एक बड़ा एक्टर, एक बड़ा प्रोड्यूसर अपना नाम डाल देता है एज एन राइटर और वो कहता है नहीं नहीं कहानी को ऐसा घुमाओ, कहानी को ऐसा घुमाओ, तो वो फिल्म फ्लॉप होना लाजमी है। वो राइटर है, उसे अपना काम पता है, उसके काम में दखलंदाजी मत करो। लोगों को फैक्ट ये हो गया है सर कि दूसरों के काम में दखलंदाजी करना जरूरी हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। एक एडिटर को बताएंगे ये शॉट को ऐसा काटो, एक डायरेक्टर को बोलेंगे शॉट ऐसा लो। आप अपना काम करो, आप एक्टर हो। मैं सर डायरेक्टर से जाके पूछता हूं सर क्या करना है बताइए। डायरेक्टर कहता है आपको यहां से चल के आना है, इस तरह से बैठना है, ये। अब मैं डायरेक्टर को बोलूं ये कैमरा लगा, ये शॉट लगा, मैं इधर से आऊंगा और ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो वो फिल्में फ्लॉप होना लाजमी है सर। तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हमको बंद करना होगा। कोई ऐसा किरदार जिसे आप करना चाह रहे हो? बहुत सारे किरदार हैं सर। मैं साइको किलर की भूमिका निभाना चाहता हूँ। नेगेटिव काफ़ी किरदार हैं और भी बहुत सारी फिल्में हैं, वो किरदार मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी अपनी जर्नी पे हूँ, तो जिस तरह के मुझे फिल्में मिलती जाएगी मैं करता जाऊँगा। अभी मैंने कुछ भी सोचना या समझना
वो शुरू नहीं किया है। मुझे जो मिल रहा है वो मैं काम कर रहा हूँ बस। अभी मैंने वो शायद मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद अभी तक उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। जिस दिन वो मौका आएगा तो शायद कहानियों पे भी मैं कुछ विचार विमर्श दे पाऊँ। संदीप भोजर जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।